तो स्वागत है सबका। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और शुरू करते हैं कक्षा 10 का एक नया टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 जो है वो करवा रहा हूं मैं अब आपको शुरू, जिसका नाम है सर्वर में इश्यू। अब सही है, बताइए जरा। सही है, थोड़ा सर्वर में दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं, सेट हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर तीसरा शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सिंपल सा एक्सरसाइज होगा आपका, इजी सा होगा, प्यारा सा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सवाल बिल्कुल आसान से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सही है। जब हम शुरुआत करते हैं कोई भी एक्सरसाइज का तो हम बात करते हैं उसके नाम की, नाम से। तो इसी चैप्टर में भी हम नाम से ही शुरू करेंगे, बिल्कुल जो आपको नाम दिया गया है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नाम क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो नाम दिया गया है आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले, यानी जिसमें चर राशियां कितनी आएंगी, दो आएंगी। दो चरों वाले मतलब चर राशियां दो आएंगी। रैखिक समीकरण युग्म यानी समीकरण रैखिक, रैखिक कौन से समीकरण होते हैं भाई, वे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो, वे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो वो रैखिक समीकरण होते हैं। और युग्म, युग्म का मतलब पेयर, जिसे हम जोड़ा बोलते हैं, जोड़ा का मतलब दो समीकरण देगा। तो इस अभ्यास में या इस चैप्टर में आपको ऐसे समीकरणों के जोड़े देगा जिनमें दो चर राशियां आएंगी और जो दोनों क्या होंगी, रैखिक होंगे। रैखिक का मतलब दोनों पे जो चर राशियां आएंगी उन पे घात क्या होंगी, एक एक मिलेंगी आपको। नाम समझ गए। दो चरों वाले समीकरण होंगे यानी उनमें चर राशियां दो आएंगी। दो का मतलब चाहे उनमें एक्स वाई आ जाए, पी क्यू आ जाए, ए बी आ जाए, आर एस आ जाए, कुछ भी आ जाए, चर राशियां दो आएंगी, अधिकतम घात एक होंगी और समीकरणों का क्या होगा, पेयर होगा, यानी कि जोड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो हम रैखिक समीकरण को हम पढ़ेंगे उनका व्यापक रूप पढ़ते हैं। व्यापक रूप जिसे हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, सामान्य रूप जिसे बोलते हैं, वो कौन सा होता है। व्यापक रूप की बात कर लेते हैं पहले। ये लीजिए कि समीकरण जो है वो आपको किस रूप में मिलेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दो चरों वाले समीकरण जो है उनका व्यापक रूप की अगर बात करें तो उनका व्यापक रूप जो है वो इस रूप में मिलेगा आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो होगा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण, मतलब समीकरणों के जोड़े देगा। तो इसमें भी सब दो समीकरण लिए हमने, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। उसके अलावा a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण यानी समीकरण, ये जो समीकरण आपको मिलेंगे ना ये इस रूप में मिलेंगे। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5 पहला समीकरण है, और 3x प्लस 6y बराबर 7 ये दूसरा समीकरण। ये इस प्रकार के समीकरण मिलेंगे आपको। दो चरों वाले की समीकरण जो मिलते हैं वो इस रूप में मिलते हैं आपको, जिनमें दो चर राशियां मिलती है एक्स और वाई, और समीकरणों का क्या मिलता है, जोड़ा मिलता है, यानी दो दो समीकरण आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि व्यापक रूप हम क्यों लेते हैं। व्यापक रूप की भी जरूरत पड़ती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ से आपको कुछ मान याद रखने पड़ेंगे। जब हम सवालों को हल करेंगे तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उनके मानों की। और वो मान कौन कौन से, मान ये सामने दे रखे हैं, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। इनको आपको याद रखना है। अब इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए क्या होता है, ए होता है एक्स का गुणांक। ए क्या होता है, ए होता है एक्स का गुणांक। बी, बी होता है वाई का गुणांक। और सी क्या होता है, सी होता है आपका अचर पद। अचर पद तो समझ गए होंगे, जिसके साथ एक होता है एक्स का गुणांक
बी होता है y का गुणांक और c जो होता है वो होता है आपका अचर पद। अचर पद मतलब जिसके साथ कोई x y या कोई चर राशि नहीं लगी होती, वो आपका c होता है। अब दिए गए समीकरणों में इन तीनों के मानों को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अब इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि अगर पैरों में एक लगा है, अगर पैरों में एक लगा है, जैसे पैरों में जैसे मान लो A1 लगा दिया इसने, पैरों में एक लगा है मतलब एक नंबर समीकरण की बात कर रहा है। अगर पैरों में दो लगा है मतलब दो नंबर समीकरण की बात कर रहे हैं। पैरों में जितना लगता है वो समीकरणों की संख्या बताता है। पैरों में एक लगा मतलब एक नंबर समीकरण, पैरों में दो लगा मतलब दो नंबर समीकरण। आगे ना बात समझ में। और बाकी इजी है वो का वही है। जैसे अब हम यहाँ पे समीकरण लिखे हैं, कोई एक मैंने दो समीकरण लिख दिए, ये लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लिख दिया मैंने 4y प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ढूंढने हैं, तो वही मेथड है, इजी सा है। अगर आपको a1 ढूंढना है तो a1, a पैरों में लगा 1 तो मतलब एक नंबर समीकरण की बात हो रही है। a क्या होता है? a होता है x का गुणांक। एक नंबर समीकरण में x का गुणांक ढूंढ लो कितना है। एक नंबर समीकरण ये रहा और x ये रहा, इसका गुणांक कितना है? 2 है, तो a1 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आपसे b1 पूछे, b1 एक पैरों में एक लगा तो मतलब एक नंबर समीकरण है। b किसका गुणांक होता है? y का। एक नंबर में y का गुणांक कितना है? 3 है और निशान माइनस का है तो -3 हो गया b1। और अगर आपसे c1 पूछे, c1, c1 पैरों में एक लगा मतलब एक नंबर समीकरण और c क्या होता है? अचर पद। तो एक नंबर में अचर पद, एक नंबर ये रहा, अचर पद कितना है? 5 है, तो c1 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। इसी हिसाब से अगर आपसे a2 पूछे तो पैरों में अब की बार 2 लग गया तो 2 नंबर में x का गुणांक कितना है? 4 है। b2 पूछे तो पैरों में 2 लग गया तो 2 नंबर, b होता है y का गुणांक, तो 2 नंबर में y का गुणांक 6 है। और c2 पूछे 2 नंबर में अचर पद, तो 2 नंबर ये रहा, अचर पद कितना है? 7 है। ये 6 के 6 मान आपने निकालिए समीकरण को देख करके। समीकरणों को पहचान करके आपको ये 6 के 6 मान निकालना बहुत ही अनिवार्य है। बिना इनके मानों के आप सवालों को हल करने में आपके दिक्कत आएगी, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, y1 भी b1 भी y का गुणांक है और b2 भी y का गुणांक है। a1 भी y x का गुणांक है और a2 भी x का गुणांक है, लेकिन समीकरणों का फर्क पड़ गया। पैरों में एक लगा तो एक नंबर के लिए काम कर गया, पैरों में 2 लग गया तो 2 नंबर समीकरण के लिए काम कर गया। बस समीकरण समीकरण नंबर जो है वो पैरों में बैठती हुई संख्या बताएगी। आप a2 लगाए मतलब 2 नंबर समीकरण, a क्या होता है? x का गुणांक। ये सेम ही रहेगा। a हमेशा x का गुणांक, b हमेशा y का गुणांक और c हमेशा अचर पद होता है। पैरों में कितना नंबर लगता है? एक नंबर। पैरों में अगर गिनती का एक लगा तो एक नंबर समीकरण, 2 लगता है तो 2 नंबर समीकरण हो जाता है, और कुछ नहीं। नहीं, y साथ में नहीं लेना, 2 में तो x है ही नहीं, 2 में x है ही नहीं, सॉरी x है ये वाला, हाँ बिल्कुल सही, ये x है। दो अक्षरों वाला होगा ही नहीं फिर, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, दो अक्षरों वाला समीकरण होगा तो x था, ये हमने y लिख दिया गलती से, ये x है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक समीकरण लिखते हैं और उसमें आपसे पूछते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान, और चेक करके आप बताइए फिर कितना होगा। बताइए a1 का मान, बताइए कितना है a1 का मान। इन दोनों समीकरणों में a1 का मान बताना है आपको, कितना है? a x का गुणांक होता है, पैरों में एक लगा है, एक नंबर में x का गुणांक कितना है? -3। सही है। b1 बताइए। b1 y का गुणांक 1 है, सही है। c1 बताइए। c1 c1 क्या होता है? c1 अच्छे से देख लीजिए c1 क्या है, पता लग जाएगा c1 का मान कितना होगा आपके पास।
C1 एक नंबर में अचर पद, C1 एक नंबर समीकरण है और उसमें अचर पद जो है वो आपका C1 हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे मान हमने आराम से ढूंढ लिए, कोई समस्या नहीं आएगी। C1 आपके पास हो गया 3। इसी हिसाब से अगर आपसे पूछे A2 का मान बताओ, A2 का मान बताइए। A2 का मान 2 होगा। B2 का मान बताइए। B2 -4 और C2 का मान बताइए। C2 -5। ये लीजिए 6 के 6 मान फिर ढूंढ लिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ये अनीश कौन है, सारे मान आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से किए जा सकते हैं। अब इन मानों की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना ढूंढ लिया, सीख लिया कैसे निकलते हैं, बट इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें कहाँ जरूरत पड़ने वाली है इनकी, इनकी जरूरत पड़ेगी भैया कब, जब हमें समीकरण देगा और उन समीकरणों को बिना हल किए, बिना समीकरणों को हल किए हमसे उनके हलों के बारे में पूछेगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत जब पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब बात ये आती है कि दो चरों वाले ही समीकरण हमें दे दिए, अब इनको हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है। अब हम सीखेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियों के बारे में, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर सीखते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है और उनको हल हम कैसे करते हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियों के बारे में बात करते हैं। विधियां भाई, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को जब हम हल करेंगे तो हमें कौन कौन सी विधियां जो है वो हल करनी पड़ेंगी और कौन कौन सा उनका हल करने का जो नियम है वो है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां कौन कौन सी है और उसके अलावा हमें कौन कौन सी विधियां काम में लेनी है। ठीक है, चलिए विधियों में हम बात करें तो इसकी एक तो है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में आपके 3 विधियां काम में ली जाएंगी। दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्मों को अगर आपको हल करना है तो बीजगणितीय विधियां जो है उसकी वो 3 है। ठीक है, बीजगणितीय विधियां जो है वो 3 है और उसके अलावा एक इसकी है ग्राफीय विधि। एक तो है ग्राफीय विधि और उसके अलावा बीजगणितीय जो है वो 3 विधियां। अब बीजगणित में जो 3 विधियां हैं वो कौन कौन सी है, उनके नाम देख लीजिए। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वो है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन भी है, विलोपन भी है और वज्र गुणन भी है। ये तीनों तो है बीजगणितीय विधियां और उसके अलावा एक है ग्राफीय विधि। अब ये ग्राफीय विधि जो है ये आपके काम आएगी 3.2 में। उसके अलावा 3.3, 4 और 5 के अंदर जो है वो हम इन विधियों को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन, मतलब विधियां सारी की सारी आएंगी। सबसे पहले जो आएगी वो ग्राफीय विधि आएगी 3.2 में। अब बात यह कि 3.2 में अगर ग्राफीय विधि आएगी तो 3.1 में क्या आएगा। 3.1 में जो आएगा वो अलग आएगा, विधियां कोई सी भी नहीं होंगी लेकिन हमें उसमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे, समीकरणों को का निर्माण हमें खुद करना पड़ेगा और हल नहीं करना उनको, सिर्फ समीकरण बनाना है। यानी हिंदी भाषा में कुछ स्टेटमेंट देगा, शायद आपको याद हो तो 8वीं क्लास में आपने जब पढ़े थे तो दूसरी प्रश्नावली में थे ना, 8वीं क्लास में दूसरी प्रश्नावली में 2.2 के अंदर जब हिंदी भाषा में कुछ स्टेटमेंट देता था, कोई कथन देता था, उसके समीकरण हमें खुद तैयार करने होते थे। हिंदी भाषा में कोई बात कह देगा, उसके समीकरण हमें बनाने पड़ेंगे और उन्हें हल करना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में? नहीं,
इसमें ग्राफ वाले में बनाते हैं बॉक्स तो नहीं, इसमें ग्राफ वाली जब विधि ग्राफी विधि हल करते हैं तो उसके हम बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर इन बाकियों के अंदर कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने 3.1 के बारे में। बेसिक बातें हमने पढ़ ली, व्यापक रूप क्या क्या होता है, जो 6 मान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान क्या होते हैं और कब हमें उनकी जरूरत पड़ती है, और ग्राफ विधि क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं अपने 3.1 की, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको हिंदी भाषा में कुछ कथन देगा और दिए गए कथनों से जो है वो आपको समीकरणें तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर 3.1 की बात करते हैं। किताबें सभी के पास है, मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3.1 निकालिए और देखते हैं 3.1 क्या स्टेटमेंट कह रहा है आपको। 3.1 का जो पहला सवाल है वो देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या कह रहा है 3.1 का पहला सवाल। आफताब, हिंदी भाषा में कथन दे रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब दो रूप इसने बोले, एक तो हुआ बीजगणितीय और एक इसने बोला ग्राफीय रूप। अब ये रूप कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। एक तो इसने नाम दिया है बीजगणितीय, एक तो जो नाम दिया है वो तो है बीजगणितीय, और एक नाम दिया है इसने ग्राफीय। चलिए सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप की बात कर लें, तो ये बीजगणितीय रूप क्या होता है। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है दिए गए किसी कथन को, दिए गए किसी कथन को समीकरण में लिखना। कोई कथन आपको देगा, उसका समीकरण बनाना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। कोई कथन देगा, जैसे आपसे पूछ दे या आपको कह दे एक पेन का मूल्य या 5 पेनों का मूल्य, तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 108 रुपए हो। ये देखिए 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य 108 रुपए बता रखा है, हमने कोई बात लिख ली यहाँ से। अब अगर हमें इसका समीकरण बनाएंगे, अब हमें इसका समीकरण लेना है, तो समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण जो आप बनाएंगे ना, वो समीकरण ही क्या कहलाता है, आपका बीजगणितीय रूप कहलाता है। दिए गए किसी कथन का समीकरण बना लेना बीजगणितीय रूप ही कहलाता है। अब आप इसमें देखो तो किस किस का जिक्र किया, 5 पेनों का और 3 पेंसिलों का जिक्र किया। तो हमें न तो पेन का मूल्य पता न पेंसिल का मूल्य हमें पता, हम मान लेते हैं एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य हमने मान लिया क्या x, और एक पेंसिल का मूल्य वो हमने मान लिया y। ठीक है, अब एक पेन के लगते हैं x रुपए, तो 5 पेनों के कितने लगेंगे भाई, 5 गुना हो जाएगा, 5x हो गया। और एक पेंसिल का लगता है y रुपए, तो 3 पेंसिलों के कितने लगेंगे, 3y हो जाएंगे। ये मूल्य तो आया 5 पेंसिलों पेनों का और ये आया 3 पेंसिलों का। अब इन दोनों को मिलाने पर कितने रुपए देने पड़ते हैं, 108 रुपए। तो दोनों को जोड़ दिया, बराबर कितना आता है, 108। अब ये जो आपका समीकरण बना है, ये समीकरण कौन सा रूप कहलाता है, ये समीकरण आपका बीजगणितीय रूप कहलाता है। समझ में आई। हिंदी भाषा में जो कथन देता है, उस कथन का जो हम समीकरण बनाते हैं, जब हम समीकरण बनाते हैं तो समीकरण जो बनाते हैं वो समीकरण ही क्या कहलाता है, आपका बीजगणितीय रूप कहलाता है। हिंदी भाषा में दिए गए कथन का समीकरण बनाना, क्या बनाना, समीकरण क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने एक नाम दिया है ग्राफीय रूप को। बीजगणित तो हम समझ ही गए, इसके अलावा इसने ग्राफीय रूप और नाम दिया। अब ये ग्राफीय रूप क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अब बात इसने की है ग्राफीय रूप की। अब ये ग्राफीय रूप क्या होता है, जब हमें कोई हिंदी भाषा में कथन दिया तो उसका हमने समीकरण बना लिया, वो समीकरण बनाना क्या कहलाया,
बीजगणितीय रूप कहलाया। अब उस बीजगणितीय रूप यानी जो हमने समीकरण बनाया है, उस समीकरण का ग्राफ बनाने से पहले, उस समीकरण को ग्राफ बनाने से पहले हमें उस समीकरण के मानों से एक सारणी बनानी पड़ती है। सारणी कैसे? जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें निर्देशीय एक्स बनाना पड़ेगा, और निर्देशीय एक्स बनाएंगे तो उसमें हमें एक्स का भी मान चाहिएगा और उसमें हमें वाई का भी मान चाहिएगा, है ना। इसलिए हम दिए गए समीकरण से एक्स और वाई के 3 मानों की एक सारणी बना लेते हैं। कम से कम 3 मान, ज्यादा से ज्यादा आप जितने चाहो उतने ले सकते हैं। इस हिसाब की एक सारणी बनाते हैं। वो जो सारणी बनाई जाती है ना, वो सारणी ही क्या कहलाती है? आपका ग्राफीय रूप कहलाती है। जब हम दो चरों वाले की समीकरणों को हल करते हैं ग्राफीय विधि से, तो उसमें सबसे पहले दोनों समीकरणों की 2 सारणियां बनती है इस हिसाब की, और जो दोनों सारणियां बनती है वो सारणियां क्या कहलाती है? वो सारणियां आपका कहलाती है ग्राफीय रूप। क्लियर है? पहले समीकरण बनाने, वो तो बीजगणितीय रूप हो गया, और उस बीजगणितीय रूप से जब हम ग्राफ की सारणी बनाते हैं इस हिसाब की, तो वो ग्राफीय रूप कहलाती है। अब बात ये है कि ये मान कैसे भरे जाएंगे? तो ये मान भरे जाते हैं समीकरण को देख करके। जैसे ये वाला समीकरण आपको भरना है, भर सकते हैं, या ऐसे ही आपको कोई समीकरण दे दिया सिंपल सा, सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये लीजिए x + y = 10 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके मान हमें इसमें बिठाने हैं भर करके, तो इसमें हमें एक चर को इधर ही लिख लेंगे, x को, प्लस का y इधर आएगा माइनस का, तो 10 माइनस से y। अब y का मान हम अपने पास से बिठाएंगे। जैसे मान लो y का मान अगर मैं 2 बिठा दूं, y का मान 2 बिठा दूं, तो x का मान कितना आएगा भाई? 10 - 2 यानी 8 आ गया। फिर हम y का मान अगर 3 ले लें अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से लेना है, कितना भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। फिर y का मान हम 3 लें, ये लो y का मान 3 लिया, तो 10 - 3 कितना बचा? x का मान 7। फिर y का मान हम 4 ले लें, तो 10 - 4 कितना बच गया? y का मान 4 लिया, तो x का मान आ गया 6। ये एक सारणी बन गई, और ये सारणी ही क्या कहलाती है? आपका ग्राफीय रूप कहलाती है। दिए गए समीकरणों से जो हम सारणी बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए 3 मानों की, वो सारणी ही आपका क्या कहलाती है? ग्राफीय रूप कहलाती है। तो ये होता है बीजगणितीय रूप, जिसमें समीकरण बनाई जाती है, और समीकरण से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका ग्राफीय रूप कहलाता है। ठीक है, ये थी बेसिक बातें इस चैप्टर से संबंधित। आज की क्लास का टाइम हो रहा है, तो हम 3.1 जो है वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ वो 6 के 6 मान याद रखने हैं, व्यापक रूप क्या होता है वो याद रखने हैं, और प्लस में विधियां जो है वो याद रखनी है, और बीजगणितीय रूप किसे कहते हैं और ग्राफीय रूप किसे कहते हैं ये याद रखना है। बस इतनी सी बातें हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है? पहले समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0, दूसरे का a2x + b2y + c2 = 0। उसके अलावा जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या होते हैं? पैरों में लगी जो 1 नंबर 2 नंबर लगते हैं वो तो समीकरणों के नंबर बताता है। ए होता है x का गुणांक, बी होता है y का गुणांक, और सी होता है अचर। उसके अलावा विधियां तो 3 तो होती है बीजगणितीय विधियां, और उसके अलावा एक होती है ग्राफीय विधि। 3 जो बीजगणितीय विधियां हैं उसमें पहली तो है प्रतिस्थापन, फिर है विलोपन, और फिर है वज्र गुणन। 3 ये विधियां हैं, और ग्राफीय विधि एक है जिसे हम ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं। उसके अलावा आता है बीजगणितीय रूप। अब ये बीजगणितीय रूप क्या होता है? किसी समीकरण को हल करने से पहले उस समीकरण का बनाना, यानी हिंदी भाषा में जो कथन देता है, उससे जो हम समीकरण बनाते हैं वो समीकरण बनाना ही क्या कहलाता है? बीजगणितीय रूप कहलाता है। उसके अलावा एक आता है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप क्या होता है? दिए गए समीकरण से हम x और y के कम से कम 3 मानों की एक सारणी बनाते हैं, और जो सारणी बनाते हैं वो सारणी ही क्या कहलाती है? आपका वो सारणी ही आपका ग्राफीय रूप कहलाती है। ये इतनी सी बातें थी इससे संबंधित। तो आशा करूंगा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे, हमें कुछ गिव अवे भी होता है वो देंगे, और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। क्लास तो लाइक करेंगे। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में ठीक 7:30 पे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, वेरी गुड नाइट एवरीवन।